नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। वैश्विक रक्षा खर्च 2021 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वहीं भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हालिया रिपोर्ट में ये दावा किया। इसके मुताबिक विश्व सैन्य खर्च 2021 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के साथ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर है, इसके बाद चीन और फिर तीसरे नंबर पर भारत। बात अगर भारत की करें तो 4 साल पहले यानी 2018 में भारत 5वीं पोजीशन पर था और तब कुल सैन्य खर्च 66.5 बिलियन डॉलर था। यानी 2021 तक इस खर्च में 7.74 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले 5 देशों में अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस शामिल थे। टोटल एक्सपेंडिचर में 62% हिस्सा अकेले इन 5 देशों ने खर्च किया। भारत का सैन्य खर्च पिछले साल 76.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। सरकार ने 2020 की तुलना में 0.9 की बढ़ोतरी की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव और सीमा विवादों के चलते सैन्य बजट बढ़ाया है। अब लगातार जिस तरह दुनिया में शांति के साथ ताकत का भी अंदाजा लगाया जा रहा है, शायद उसी कड़ी में भारत ने भी अपनी सेना को आधुनिक, आज की सेना, नए भारत की सेना, जनरल रावत के सपनों की सेना बनाने के लिए लगातार अपने खर्च का इजाफा किया है और सैन्य संसाधनों को और ज़्यादा अपडेट करने के लिए अपनी हर इच्छा शक्ति को शांति के साथ ताकत की ओर भी मोड़ दिया है। और शायद इसी का नतीजा है कि आंकड़े ये कह रहे हैं कि भारत शांति के साथ ताकत में भी विश्वास करता है और लगातार अपने रक्षा उद्यमों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और अपनी सीमाओं पर नज़र डालने वाले दुश्मन को भी एक चेतावनी बहुत साफ लहजे में, इस बार नहीं, इस बार आर पार। और जिस तरह लगातार लंबे समय से डोकलाम विवाद पर चीन के साथ वार्ताएं चल रही हैं, निश्चित रूप से भारत पीछे हटने या टालम टोल के रवैये पर नहीं, अब सीधा जवाब ये कि ताकत आप दिखाएंगे तो ताकत हम भी दिखाएंगे। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश कुमार सोनी, वरिष्ठ पत्रकार, अनिल गौड़, रक्षा विशेषज्ञ, और पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत एनबी न्यूज पर। सबसे पहले अनिल गौड़ जी, क्या ये नए भारत के निर्माण में नई सेना, आधुनिक सेना बनाने की ओर कदम है? इस रिपोर्ट को हम कैसे देखें? चंद्रशेखर जी, ऐसा है, भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है जो बाकी देशों के सामने नहीं है। और वो चुनौती ये है कि भारत के जो 2 पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और चीन, दोनों अपनी सेनाएं में के अंदर बढ़ोतरी करते गए हैं। पाकिस्तान को अमेरिका सैन्य हथियार मिलते गए हैं, आधुनिक सैन्य हथियार मिलते गए हैं, और भारत को वो कैचअप गेम करनी पड़ती है पाकिस्तान के साथ। और दूसरी ओर चीन है जो अपने हथियार खुद बनाता है और उसके अंदर भी कई हथियार उसने जो आधुनिक तरीके से, चाहे उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई कि वो कितने सक्षम हैं जितने वो क्लेम करता है, पर फिर भी उस हिसाब से जो है वो बनाता गया है।
भारत के अंदर अफसोस की बात यह है कि हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सारे अलाइड फोर्सेस को ये सैन्य सामान देती थी, चाहे वो राइफल्स है, चाहे वो गन्स है, सारा कुछ देती थी, वो हमारे जब इंडिपेंडेंस हुई है, आज़ादी मिली है, उसके बाद पता नहीं उनके ऊपर क्या, एक मैं कहूँगा एक वो सांप सूंघ गया उनको, या उनका क्या हुआ है कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है हमारी, बजाय इसके कि वो चीज़ें प्रोड्यूस करती, चाहे क्या वो नए हथियार बनाती, उसके अंदर रिसर्च चलता और डीआरडीओ के साथ मिलके वो कुछ और नए चीजें करती, उसकी बजाय वो पूरी की पूरी ऐसी होती गई कि वो सिर्फ बाहर का जो सामान था उसको भी नहीं बना सकी वो। नतीजा ये हुआ कि हमारे अभी आप ले लीजिए 2000 तकरीबन आप कह लीजिए नील के मुताबिक है। एक ठीक है, हमने अर्जुन टैंक बनाया और हम उसके अंदर बड़ा करते, पर अर्जुन टैंक भी हम उसको ज्यादा नहीं बना सके क्योंकि वो कई बातें उसके अंदर कई कमजोरियां थी। तो ये जो एक विडंबना थी भारत के पास में, भारत उसके अलावा कोई चारा नहीं कर सकता क्योंकि दो ऐसी शक्तियां उसके नेबर्स हैं, चीन और पाकिस्तान, उनको काउंटर करने के लिए भारत के पास और कोई तरीका नहीं था कि वो वहां से बाहर से जो है सामान ले। इसीलिए भारत तीसरे नंबर पे है वर्ल्ड के अंदर जो अपने जो परचेज आर्म्स परचेज कर रहा है। पर 2014 के बाद ये पॉलिसी सारी बदली है। अभी आप देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उसकी सारी कॉर्पोरेटाइजेशन कर दी, उनको बोर्ड बना दिया गया है, अलग अलग उसको बना दिया गया। क्यों? ताकि वो जो है फिर वापस उस हिसाब से काम करना शुरू करे और अपनी चीजें बनाना शुरू करे ताकि हमें बाहर से ना लेनी पड़े। इसके अलावा आप देखिए अभी भारत के अंदर आपके पास ऐसे ऐसे तेजाज आ गया है जो इतनी देर से हमारा डेवलपमेंट में था, अब जाके फाइनलाइज हो गया है। हमारा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आ गया है, हमारे टैंक्स बन रहे हैं। इसके अलावा हम अब जो जैसे अब हमने अभी नया ही ये पैक्ट किया है क्लाशनोव राइफल्स का जो यूपी में बनेगी, इसके अलावा हमारे और जो हथियार हैं वो बनने को तैयार हैं। और एक पॉलिसी एक मैटर ले लिया है कि जो भी हम चीज बाहर से खरीदेंगे उसकी जो इंडिजिनाइजेशन है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी, ताकि हम 5-7 साल के अंदर वही चीज जो है हिंदुस्तान में बनाने लगे। और इसका नतीजा अब आपके सामने आ रहा है। अब आप देखिए हिंदुस्तान आज जो है तकरीबन एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है नहीं, आज वो 0.2% जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट है आर्म्स का वो कर रहा है, और ये आने वाले सालों में तकरीबन 10% पहुंच जाएगा। तो ये एक चीज है कि हमारे हथियार जो है हम जो बना के बेच रहे हैं और उधर से पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये अगर हम अभी बाहर से हथियार खरीद रहे हैं और हम अगर नंबर 3 पायदान पे है, मेरे को पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में हम जो है नीचे आ जाएंगे। इसके अंदर हम परचेजिंग जो है हमारी नीचे, हम उसके अंदर नीचे आएंगे और एक्सपोर्ट के अंदर हम उसके ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो चीज है अब इसके अंदर, क्योंकि देखिए अगर हम अपनी फौज को सक्षम नहीं बनाएंगे तो जिस हिसाब से चीन लद्दाख के अंदर आपके सामने देखिए 62 में भी आया और उसके बाद में अभी भी आ गया है, तो उस हिसाब से अपने बॉर्डर्स हम सेफ नहीं रख सकेंगे। तो ये एक मजबूरी थी हिंदुस्तान के लिए जो अब जाके कुछ ठीक हो रही है, और आने वाले सालों में मेरे को यकीन है कि ये और अच्छी बन जाएगी, ताकि हम एक नेट इंपोर्टर की बजाय हम नेट एक्सपोर्टर बन जाएंगे। ठीक है योगेश कुमार सोनी जी, ये सुधारवाद को जो सैन्य साजो सामान में सुधारवाद है और इसको अपडेट करने की प्रक्रिया है लगातार चलती रही, लेकिन पिछले कुछ दौर में जब से ये कहा जाता है कि मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से ये बहुत तेज़ी से ये बदली भी है और दिखी भी है। तो ये पहले ऐसा नहीं हुआ या पहले भी होता रहा या अब कुछ नया हो रहा है? क्या फ़र्क है पहले और अब में? दुनिया का बदलाव होता है और हमारे साथ इस समय विशेषज्ञ और बहुत तजुर्बेकार पैनल में लोग बैठे हैं, तो ये इस बात को भली भांति जानते होंगे कि समय के साथ अपडेट और अपग्रेड होना स्वाभाविक है। अगर आज जब मोबाइल का जमाना नहीं था, फिर हम पेजर पे आए, मोबाइल पे भी तमाम चीजें, तो ये जो सैन्य ये जो खर्च को हम बढ़ाते हैं साथ साथ और इन चीजों को हम देखते हैं, यदि हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं कमजोर देशों में भी आ जाएंगे। देखिए महामारी के कोरोना जैसी महामारी के कालखंड में अर्थव्यवस्था ने
उसके बावजूद भी भारत ने अगर ये बजट मेंटेन रखा और यहाँ पर कोई बहाना नहीं लगाया तो ये सरकार की प्रशंसा भी है। और मैं एक बात जानता हूँ कि सरकार कोई भी हो, चाहे वो मोदी सरकार हो या कोई भी निजी सरकार हो, इस मामले को लेके कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जो इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेता है वो दुनिया के साथ चलता हुआ देश नजर आता है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि मोदी सरकार ने गंभीरता से चीजों को लिया। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। तो मोदी सरकार ने गंभीरता से चीजों को लिया और उसका अनुपालन करा, और यही एक समझदार देश की या एक जिसको बोलते हैं शक्तिशाली देश की पहचान भी है। तो जो चीजें हैं उसको हमेशा हम एक ही नजरिए से नहीं देखते। दूसरा नजरिया ये भी है इसका साथ साथ कि हाल ही में जो रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ, यदि वो एक भी अगर वो हल्का कोई देश पड़ रहा है और कोई तो प्रभावशाली पड़ रहा है, तो आप ये इससे एक बात सीख मिलती है कब कहाँ क्या हो जाए। तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। आज वो समझदारी, गंभीरता या समन्वय या कंप्रोमाइज ये चीजें भी नहीं चला करती है। जब कोई बात आती है देश में, और हम विश्व की उस वाले देश में रहते हैं जो सबसे अधिक जनसंख्या का देश में आता है, चीन और हम, और 1/3 देश जनसंख्या हमारे ही देशों में है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कोई खुदा ना खास्ता कोई समस्या होती है तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं। और तैयारी जरूरी इसलिए भी होती है कि विश्व पटल पर जब आपको उत्तर देना होता है और जब आप मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और अपने आप को महाशक्ति कहने का प्रयास करते हैं, तो उसके पीछे भूता भी होना चाहिए। मेरा मानना ये एक बेहतर कदम है। और इतने कोरोना काल के बाद जो आर्थिक संकट है उसके बावजूद भी सरकार ने ये चीज मेंटेन रखी और विश्व पटल पर यहाँ भी अपना जवाब दिया कि हम हाथ जोड़ना भी जानते हैं और हम इस स्तर पर भी आपकी अपनी सक्रियता दिखा सकते हैं। तो ये एक बेहतर चीज है त्रिशूल भाई। ठीक है अनिल गौड़ जी, इस रिपोर्ट को तो पूरी दुनिया ने देखा होगा और निश्चित रूप से उसे पता भी चला होगा कि शांति के साथ भारत ताकत में भी विश्वास रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो एक रूस बहुत समर्थ देश माना जाता था सैन्य ताकत में, वो जिस तरह से लगातार लड़ाई लड़ रहा है तो इसका भी दुनिया अध्ययन कर रही होगी। तो मैं दोनों बातों का जवाब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर अध्ययन कर रही होगी तो क्या इसके मायने निकल रहे होंगे, और ये कि भारत शांति के साथ ताकत में भी विश्वास रखता है। इस रिपोर्ट ने हालांकि बिल्कुल स्पष्ट रूप से दुनिया में ये बात सबको बता दी होगी। चंद्रशेखर जी, पहले हम रूस की बात कर लें। देखिए, आप एक नीति जो है रूस की, जो रूस का प्लान, पुतिन का जो प्लान है वो अब सामने आ रहा है आस्ते आस्ते। देखिए, पहली बात है समझने वाली है कि टोटल नंबर ऑफ फोर्स जो थी पुतिन के पास अटैक करने के लिए वो कितनी थी और यूक्रेन के पास कितनी फोर्स थी डिफेंड करने के लिए। अब एक आर्मी पार्लेंस के अंदर एक ऐसी चीज होती है, अटैक और डिफेंस के अंदर आपको 1:3 का रेशियो चाहिए। इसका मतलब अगर डिफेंडर 1000 है तो आपको 3000 लोग चाहिए अटैक करने के लिए। ठीक है। अब टोटल सैन्य शक्ति जो थी उस टाइम यूक्रेन की जो बताई जाती है वो तकरीबन 6 लाख थी। तो इसका मतलब रूस को तकरीबन 18 लाख सैन्य शक्ति चाहिए थी, लोग चाहिए थे वहां अटैक करने के लिए। अब इतने लोग वो कहां से करता? तो उसने एक अपनी पॉलिसी, जो उसका मकसद था, मकसद उसका बड़ा क्लियर है और वो आज सामने आ रहा है लोगों के सामने। वो ये था कि एक जो डोनाबास रीजन है जो सारा का सारा, उसके ऊपर कंट्रोल करे। दूसरा, लैंड जो रूट है उसका रशिया से पूरा ब्लैक सी तक, वो पूरा का पूरा उसको सेट करके अपने कब्जे में ले ले, ताकि जो जैसे क्राइमेरिया तो उसके पास था ही, और उसके अलावा अब आप देखिए उसने मारियोपोल लेके अब एक पूरा स्ट्रेच बना दिया है वहां से, लैंड वहां से लेकर अब सिर्फ ओडेसा का रीजन रह गया है कि अगर वो ओडेसा को भी ले लेता है तो पूरा का पूरा जो ब्लैक सी कोस्ट लाइन है उसके कब्जे में आ जाएगी। तो उसका मकसद ही ये था कि ये मारियोपोल और जो इस तरफ, अब उसने उसके लिए क्या किया, उसने अलग दिखाया, उसने अटैक दूसरी तरफ से किया ताकि लगे कि भाई ये अटैक ब्रॉड फ्रंट पे चल रहा है, पर असली जो मकसद था उसका मारियोपोल था। और अब उसने, आपने देखा मारियोपोल, उसने बाद में कीव के ऊपर पहले दबाव बनाया, उसके बाद में सारी फोर्सेस विड्रॉ करके मारियोपोल पे ली। और मारियोपोल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, दरअसल अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलेंगे मेहमानों के पास। पीयूष पंत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष पंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर।
बिल्कुल अनिल गौड़ जी, मैं आपसे जवाब ले रहा था, और ये भी है, रूस की आप बात बता रहे हैं, और उसके साथ एक जवाब और भी है कि शांति और ताकत में भी भारत विश्वास रखता है। ये भी दुनिया को पता लग गया है। जी, अपना जवाब जारी रखें अनिल जी। तो मैं बता रहा था कि अब उसने मारिउपोल ले लिया, अब उसका जो मकसद है वो सारा क्लियर हो गया दुनिया के आगे कि उसने अब जो लैंड लॉक एरिया है, एक लैंड ब्रिज रशिया से लेकर ब्लैक सी तक बना लिया। अब उसने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया मारिउपोल में, और अब आगे की रणनीति जो है उसकी, अब वो डिपेंड करेगी क्या वो ओडिशा तक जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता। अब रहेगी भारत की बात। देखिए, भारत ने हमेशा पहले, जब हमें आज़ादी मिली तब भी हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि हमें तो फौज की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं करना। पर जब पाकिस्तान ने 47 के अंदर और उसके बाद में 62 के अंदर चीन ने जिस हिसाब से हमारे ऊपर हमले किए, तब उनको भी लगा कि नहीं, हमें अपनी फौज जो है उसको एक ताकतवर सक्षम बनानी चाहिए, और उसी को देख के आगे की रणनीति चलती गई। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी ये थी, हमें आत्मनिर्भरता की जो बात थी उसके अंदर, देखिए, सामान खरीदना एक और बात होती है, अपना बनाना एक और बात होती है। अब सामान बेचने वाले कौन थे? अमेरिका था, रशिया था, चीन तो उस टाइम था नहीं। तो अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अमेरिका उसके ऊपर बड़ी कंडीशन लगाता था कि अगर वो चीज आपको बेचे, एक तो पहले चीज महंगी होती थी, दूसरा उसके ऊपर कंडीशन बहुत लगाता था, फिर उसके बाद एम्बार्गो लगा देता था उसके ऊपर कि भाई उसके सप्लाईज नहीं मिलने थे आपको। रशिया दूसरी तरफ था कि वो आपको सामान पूरा देता था, साथ में आपको स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। तो इसीलिए जब ये सारी बातें चलती रही, हिंदुस्तान ने आस्ते आस्ते अपनी जो प्रोडक्शन है वो शुरू की। देखिए, ब्रह्मोस आज बना दिए उन्होंने, और ब्रह्मोस जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। फिलीपींस ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया, बाकी देश भी जो है, मालदीव वगैरह जो है, वो बाकी देश भी वो उसको लेने को तैयार है। तो उधर से हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। इसी हिसाब से जैसे मैंने बताया था आपको, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है हमारा, तेजस एयरक्राफ्ट है हमारा, रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह है, ऐसी चीजें जो है जो हमारे ऑलरेडी एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं हम उसमें। अब जो हमें लोगों को, एक दुनिया को, और स्पेशली चीन और पाकिस्तान जिसको हमने दिखाना है कि हिंदुस्तान जो है शांति चाहता है, पर शांति का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर हावी हो जाएं और आप अपनी चीजें डिक्टेट करना शुरू करें। वो हिंदुस्तान कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। और इसीलिए हम अपने आप को सक्षम बना रहे हैं उसके अंदर कि हम अपनी प्रोडक्शन करें, ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचे, और हम नेट आर्म्स एक्सपोर्टर बन के फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था स्थिति जो है, जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसके अंदर आर्म्स एक्सपोर्ट भी हमारा एक बड़ा जरिया बन जाए। जैसे कि इसरो है, आप देखिए आज इसरो जो है सैटेलाइट लॉन्च करके पैसे कमा रहा है बाकी दुनिया से, तो वो नेट अर्नर बन गया है, बजाय इसके कि हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, वो नेट अर्नर बन गया है। इसी हिसाब से जो हमारी सारी डिफेंस की जो इंडस्ट्री है, आर्म्स की इंडस्ट्री है, वो भी इसी हिसाब से चल रही है, ताकि हम यहाँ पे बनाएं उसको और उसको एक्सपोर्ट करें। और इसी के लिए हमारे आगे अब जैसे यूपी के अंदर ये क्लाशनिकोव राइफल्स का जो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ये प्रोडक्शन का रशिया के साथ में, उसमें आप देखिएगा 2 साल के अंदर ये हमारी जो है ये एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज है, सारे ये दुनिया को दर्शाने के लिए है कि हम जो है शांति चाहते हैं, पर शांति के साथ में हम अपनी जो एक कहते हैं ना, हम अपनी जो अस्तित्व है उसको नहीं, हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि आप हमें आके धमकी दें और आप हमारे अंदर आके जो क्या कहते हैं हमारे जमीन या हमारे और जो लैंड बॉर्डर्स है उसके ऊपर आप आके कब्जा करें, वो नहीं हम होने देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपने आप को आत्मनिर्भर करके रखेंगे और आपको सीधा जवाब देंगे उसका। जी पीयूष पंत जी, समझ तो करगिल में ही हम गए थे कि हमें ताकत बढ़ानी होगी और ताकत को अपडेट करना होगा, लेकिन दिल्ली में मीटिंगें चलती रहीं लगातार और बहुत लंबा समय लग गया। नहीं, देखिए, लगातार जो है वो ऐसा नहीं कि लंबा समय लगा, ये लगातार तैयारियां चलती रही हैं। क्योंकि देखिए, भारत की एक पॉलिसी रही है कि हमको किसी से युद्ध नहीं करना है, और हम शुरू से ही जो भारत जो है वो एक शांति प्रिय देश रहा है। और आपको याद होगा पंचशील का सिद्धांत नेहरू जी के टाइम पे वो रखा गया था उसके बाद, और फिर नैम का मूवमेंट खड़ा हुआ उसी के आधार पे जो है आगे चल के जो है।
तो और उसमें भारत एक बहुत ही पुख्ता तरीके से जो है वो साथ चलता रहा, आगे चलता रहा, और अभी भी जो है भारत ये कोशिश करता है कि वो किसी के साथ युद्ध की स्थिति न बने। हालांकि चीन के साथ, चीन ने भी जिस तरह से ऑक्यूपाई किया एरिया भारत का लद्दाख में, उस तरह से तो वो एक स्थिति बन रही थी, लेकिन वहाँ पे भी जो है कि भारत ने जो है अपना एक डायलॉग करके और चीज़ों को वहाँ पे वार्ता के माध्यम से उसको जो है कि एक युद्ध की स्थिति को जो है, हालांकि वहाँ पे थोड़ी छुटपुट हाथापाई हुई, उससे मारपीट हुई तो सैनिकों के बीच में, लेकिन कोई इस तरह की बड़ी एक युद्ध की या एक छोटे युद्ध की भी स्थिति नहीं बन पाई, क्योंकि भारत का पहली प्रायोरिटी होती है कि आप डायलॉग से आप चीज़ों को सुलझा लें और कर लें। क्योंकि देखिए युद्ध किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है। हमने अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध का परिणाम देख लिया। एक विस्तारवादी जो योजना थी रूस की, उसके तहत जो है सारा कुछ तहस नहस हो गया और रूस वो हासिल भी नहीं कर पाया जो वो हासिल करना चाह रहा था, और जितने कम समय में उसने सोचा था कि वो 12 से 15 दिन में हासिल कर लेगा, नहीं कर पाया वो उसको, और कितनी विभीषिका हुई वहां पे। तो युद्ध किसके लिए भला नहीं होता है, लेकिन भारत ने तैयारी रखी। ऐसा नहीं कि अभी देखिए सीतारमण ने एक स्टेटमेंट दिया अभी मार्च में जो है पार्लियामेंट में, एक झूठा बयान दिया कि पिछले 10 साल में कोई भी तैयारी नहीं हुई है, जबकि ये फैक्ट नहीं है। अगर आप जो है वेबसाइट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो उसमें तमाम जानकारियां दी हुई हैं। और 2014 से पहले भी 10 साल में मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में भी बहुत सारी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, आप देखिए जहाज जो है, पनडुब्बियां हैं, बहुत से ऐसी चीजें हुई, यहाँ तक कि जो है कि आधुनिकीकरण के भी जो सेना के प्रयास किए गए। तो उतना प्रचार प्रसार नहीं किया गया जितना ये सरकार करती है। तो तैयारी भारत करता है, हमेशा से करता रहा है। इधर जो है कि एनडीए सरकार ने थोड़ा वो जो है कि बजट एलोकेशन बढ़ाया है, और इस पे जो है कि अपने देश में ही थोड़ा सा जो है आधुनिकीकरण और जो है उत्पादन करने के, सैन्य उत्पादन करने पे बल दिया है, जो अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि एकदम कहीं कुछ नहीं हुआ इतने सालों में, और लगातार चीजें होती रही, उसको इम्प्रूव करने भारत एक्वायर करता रहा है, रूस से करता रहा है, अमेरिका से, बोइंग से करता रहा है। और आपको देखिए रफेल तो यूपीए के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था साइन, जो बाद में फाइनल जो हुआ मोदी सरकार के टाइम में। तो ऐसा नहीं है, ये होता रहा है। भारत अपना मंथर गति से अपने को इक्विप करता रहा है और तैयार रहता है हमेशा से। और एक जज्बा जो रहा है भारतीय सेना में, वो सबसे ज्यादा भारत के लोगों में जो जज्बा रहा है देश के लिए, वो बहुत मजबूती से शांत रहता है। तो वो स्थिति में इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भारत एकदम कुछ नहीं हुआ और जो है अब एकदम से हो रहा है, ऐसा नहीं है। भारत की एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम शांति प्रिय देश हैं और हम युद्ध नहीं चाहते हैं। इसलिए भारत जो है लगातार जो है धीरे धीरे और लेकिन सेना को भी अपने देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आप आधुनिक बनाते चले जाएं, उसकी जो जरूरतों को पूरा करते चली जाए। तो उसके हिसाब से भारत लगातार करता रहा है इस चीज को। योगेश जी, क्या लगता है कि ये जो समय लंबा है और लंबा जो समय लगा, इस समय को और कम करने की आवश्यकता है आने वाले दौर में? अगर हम सैन्य आधुनिकीकरण या जो अनिल गौड़ जी कह रहे थे हम से आर्म्स एक्सपोर्टर बने, उसमें अभी बड़ा वक्त है। देखिए, मैंने जैसा पिछले चंक्र में भी कहा कि समय के साथ अपग्रेड होना ये एक फितरत होती है किसी भी चीज की, और उसी के तर्ज पे हम लोग चल रहे हैं। और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि हमने लगभग 2 दशकों में जो चीजें हासिल करी है, और लगभग बीते अगर हम पिछले 5-7 वर्षों की बात करें तो हमने काफी चीजें हासिल करी हैं। और लगातार हमारे साथी मित्र अभी पीयूष पंत साहब बता रहे थे, बड़े भाई साहब, की युद्ध से कभी किसी का कोई फायदा भी नहीं होता। ये बात मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी लगी कि हाँ, युद्ध से जो हमने देखा उसमें नुकसान ही होता है। कोई भी देश युद्ध नहीं करना चाहता, हर हद तक टालता है। और हमारा दुर्भाग्य जो है, इस बात में मैं एक ऐड कर दूं, हमारा दुर्भाग्य है कि हम चीन के पड़ोसी हैं, और चीन वो एक चील की निगाह से देशों को देखता है जहां वो किसी भी रूप में कब्जा कर सकता है। हमें ज्यादा अन्य देशों से सतर्क रहने की जरूरत, अपडेट रहने की जरूरत, सैन्य शक्ति बढ़ाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम चीन जैसे देश के पड़ोसी हैं, जो आर्थिक तौर पे भी बाकी अपने सारे देशों को पीना चाहता है, उनको अपने कब्जे में लेना चाहता है, और सैन्य शक्ति के आधार पे भी वो लेना चाहता है। और भारत से हम कितना भी कहें उससे सम्मान कैसे, लेकिन भारत के ऊपर भी उसकी निगाह हमेशा बनी रहती है। और मेरे ख्याल में कोई साल शायद खाली जाता हो जब वो कुछ 100 किलोमीटर पे वो हमारा कब्जा ना करने का प्रयास करता हो, और काफी हद तक वो सार्थक हो जाता है। बीते समय जी, लड़ाई तो रूस से भी चल रही है चीन की। जी, मैं वही बता रहा हूं, चूंकि वो
कहता कुछ है करता कुछ है। ये जो जिनका दिखावा है ना पाकिस्तान, और हालांकि पाकिस्तान इस कतार में कहीं नहीं खड़ा होता, लेकिन हम अभी चीन की बात कर रहे हैं, तो चीन जैसा देश जो है वो हमेशा एक चील की निगाह बना के रखता है। अब ये देखिए श्रीलंका को देखिए आर्थिक तौर पे उन्हें कितना, पाकिस्तान लगभग उसके कब्जे में, अगर हम अनऑफिशियली बात करें, उसकी निगाह हमेशा भारत पे बनी रहती है। तो उस जैसे देश के पड़ोसी होने के नाते हमें बहुत सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि मौका लगेगा तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और जब भी उसका कोई ना कोई दाव लगेगा वो हमें गिराने और मारने का प्रयास करे। तो सैन्य शक्ति हमारे लिए थोड़ा सा और अपग्रेड इसलिए जरूरी है क्योंकि हम चीन जैसे देश के पड़ोसी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अनिल गौड़ जी, जो पीयूष पंत जी कह रहे थे कि प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ, या जो निर्मला सीतारमण ने कहा उस समय कि हमने जो किया है पिछले समय पर कुछ नहीं हुआ, ये तमाम बातें, तो क्या लगता है कि ये, और जैसा वो कह रहे हैं यूपीए में भी हो रहा था सब काम जो एनडीए में हुआ है, तो ये क्या लगता है कि क्या वाकई में फ़र्क है या कुछ अलग हुआ है? चंद्रशेखर जी, मेरे को बहुत, मैं क्या कहूँगा, बहुत हंसी आती है जो पीयूष जी के बयान के ऊपर। इसलिए वो वरिष्ठ पत्रकार है और उनको पता है कि किस हिसाब से 10 साल जो यूपीए के थे, जब से बोफोर्स स्कैंडल हुआ उसके बाद में सारी परचेजेस बंद हो गई। हमारी आर्टिलरी के पास कोई गन्स नहीं थी, हमारे इतनी मुश्किल पड़ी है। और जब ये थ्रेट बना है पाकिस्तान और चीन के तरफ से, हमें इमरजेंसी के तौर पे एमुनेशन और बाकी चीजें करनी पड़ी। रफाल जो देखिए आप इतनी देर से था, वो साइन नहीं हो सका, फाइनली आके अब जाके हुआ। और हमें उस टाइम पे कितने जहाज चाहिए थे और अभी भी चाहिए। जब से डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर एंथनी थे, उन्होंने कोई परचेज नहीं की। आप देखिए वो जो सिंधु जो सबमरीन जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो किसके लिए हुआ है? बैटरीज की वजह से। आप हम बैटरीज नहीं इंपोर्ट कर सके, बैटरीज नहीं ला सके अपने उसके लिए, और हमने अपने जवान खोए उसके लिए। जितना नुकसान हिंदुस्तान को यूपीए 1 और 2 के अंदर हुआ है डिफेंस की तरफ से, मैं कहूंगा उससे ज्यादा कभी भी नहीं हुआ। ये जो चीज है, इस टाइम पे एक सिर्फ ये कहने की बात थी कि जी हमने बहुत कुछ किया। जब से बोफोर्स स्कैंडल हुआ ये सारा का सारा बंद ही हो गया। कुछ चीजें जो थी, जो बहुत हम बार बार कहते रहे कि देखिए जी आपके पास एमुनेशन, जब करगिल हुआ, करगिल में देखिए क्या हुआ, आपके पास एमुनेशन नहीं था उसके लिए, आपको इंपोर्ट करना पड़ा और इमरजेंसी इंपोर्ट करना पड़ा एमुनेशन। तो ये जो चीज है, आपके जो एक होता है हमारा, एक होता है वॉर रिजर्व्स, और एक हमारा होता है जो जिसको कहते हैं वॉर टेबल्स। उसके मुताबिक फौज के पास उतना ना हथियार था और ना ही इतना सामान था, क्योंकि यूपीए 1 और 2 के अंदर कुछ डिफेंस के लिए सिर्फ कुछ किया ही नहीं। वो उसके ऊपर चुपचाप बैठ गए कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, कि इसमें करप्शन चल रही है, इसमें ये चल रहा है, बैठ गए चुपचाप। और हालांकि क्या होता था उससे पहले भी वो सबको पता है। मेरे को आपके चैनल पे रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, पर एक चीज बड़ी जरूरत है। देखिए हिंदुस्तान को जब आप डिसीजन लेना है, आपने हमेशा ये समझ के रखना कि आपके आगे 2 चुनौतियां बहुत बड़ी है, एक पाकिस्तान और एक आपके पास चीन। आपके पास, मैं कहता हूं, कुछ हो ना हो, आपको अपनी डिफेंस जो है इतना सक्षम बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप आज जो आराम से सो रहे हैं अपने घरों के अंदर, आप नहीं सो सकेंगे। ये जो दोनों दुश्मन हैं आपके सामने, पाकिस्तान और चीन, ये आपको घर में आराम से नहीं बैठने देंगे जब तक इनको ये ना पता लगे कि भाई देखिए अगर हम कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे, ये जो देश है आगे, ये उसके अलावा उसके जो है हमारे को, एक कहते हैं ना, वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये वो बात है। और आप देखिए अभी आज हालत क्या है, जब चीन जिस हिसाब से घुसा है, और वो भी क्यों घुसा है, क्योंकि ये यूपीए 1 और 2 की नीति है, जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किए हुए हैं उनके साथ। ये तो अब सब पता लग रहा है ना। आप कहते हैं जी उनके साथ हमने लड़ाई नहीं करनी, क्यों नहीं करनी आप बताइए मेरे को, किसने मना किया था? आप बॉर्डर से इसको डीमार्केट कर सके अभी तक?
बिल्कुल। ये 47 से लेकर आप आज तक बॉर्डर डिमार्केटिंग करते रहे। और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका तो अगर आप हिस्ट्री पढ़े और इसके अंदर सारा देखें कि वो उन्होंने क्या क्या किया, मैं कहता हूँ उनके जैसा मैं कुछ ऐसे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जिसको दुनिया के हमारे हिंदुस्तान का डिफेंस का कुछ था ही नहीं। पीयूष पंत जी, एक बात, सबसे बड़ी बात, जो गंभीर बात ये है कि गहरी इच्छा शक्ति और तमाम चीज़ों में आज जो रिपोर्ट आई है कि भारत तीसरे स्थान पर है हथियार खरीदने में दुनिया में, सैन्य अपडेट करने में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मजबूत इच्छा शक्ति और शांति के साथ ताकत में विश्वास को भी प्रदर्शित करता है। पहले तो ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। नहीं देखिए पहले 5वें स्थान पे था, तीसरे निश्चित रूप से। लेकिन इच्छा शक्ति देखिए दो तरीके से होती है। एक ये भी है क्योंकि भारत जो है अभी थोड़ा सा विस्तारवादी एक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है आगे जो है, और आप शांति के माध्यम से तो विस्तार कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा, जब से भाजपा सरकार आई है तो एक जो राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्रवाद जो खड़ा किया जाता है उसका मॉडल, और एक उसका जो एक राष्ट्रवाद खड़ा किया जाता है उसका एक अहम हिस्सा होता है सैन्यवाद। इसीलिए उसके चलते जो है कि आप जो है ये सेना पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और उसको एक यहाँ तक कि देखिए आप कंपल्सरी मिलिट्री जो है कि एजुकेशन की बात हो रही, ट्रेनिंग की बात हो रही, तमाम इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये एक सैन्यवाद को पैदा करता है। उसी के चलते ये दिखाया जा रहा है कि हम अपने को आधुनिक करते चले जा रहे हैं। देखिए भारत को जरूरत इसलिए भी उतनी नहीं पड़ी क्योंकि भारत की आखिरी लड़ाई जो थी 1971 में हुई थी। उसके बाद आप करगिल युद्ध हुआ, उसके बाद करगिल युद्ध हुआ। जब करगिल युद्ध हुआ तब आपको लगा कि हाँ साहब अभी तो होता है, हमको और मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद लगातार जो है स्थितियाँ इम्प्रूव करने की कोशिश की गई उसके बाद, और लगातार यूपीए के टाइम में ये भी बहुत कुछ हुआ है। यूपीए के टाइम ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, कुछ ढिलाई रही निश्चित रूप से, लेकिन वो यही था कि चूंकि हमारी टोटल जो है चैलेंज उस तरह से नहीं था, क्योंकि हम न तो युद्ध करना चाहते थे, न स्थितियां इस तरह की थी हमारे सामने की जो है युद्ध होता। लेकिन पीयूष जी देखिए, तो इसलिए हम जो है कि पीयूष जी उस समय देश का गृह मंत्री इस तरह चीख के नहीं कहता था जब उससे पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा गया गृह मंत्री से कि पीओके पर जवाब दीजिए, तो उन्होंने कहा पीओके तो हमारा है ही, लेकिन अक्साई चीन भी हमारा है। ये जवाब दुनिया को और देश को कहीं ना कहीं पसंद आया होगा, और चीन के कानों तक भी पहुंचा ही होगा ये जवाब। तो देखिए ये एक इमोशनल चीज है, ये कहने की बात, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक्साइज चीन में क्या है, आज चीन जम के बैठा हुआ है वहाँ पे, आप उसको हटा नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। आप कुछ भी कह दीजिए साहब चीन हमारा है, हम कह देंगे पाकिस्तान हमारा है, ऑक्यूपाइड पाकिस्तान हमारा है, तो उससे इससे थोड़ी बन जाएगी। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, उसके लोग इस तरह के भाषणबाजी बहुत करते हैं, बयानबाजी करते हैं। वस्तुस्थिति ये है कि चीन आज बैठ गया है अरुणाचल में, चीन आज बैठ गया है लद्दाख में, चीन घुसपैठ कर दिया है उत्तराखंड में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, वहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये वाली बात। दूसरी एक भावना आप इस तरह पैदा करते हैं और ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता है आपका। यूपीए के टाइम में प्रचार इतना नहीं होता था, लेकिन आप देखिए वहां पे भी मॉडर्नाइजेशन के लिए आप मैं आपको बताऊं, वहां पे जो संसद में जो कहा गया है वो 2010-11 में 62,000 करोड़ जो है का प्रावधान किया गया था। वहीं 2012-13 में 70,499 करोड़ का प्रावधान किया गया था। और तमाम देख लीजिए आप 2005 से लेके फ्रेंच स्कॉर्पियन पनडुब्बी से लेके तमाम जो है ब्रह्मोस्त्र, उसके बाद जो है आपके क्या नाम बोइंग और गश्ती विमान जो तमाम लिए, बहुत सारे जो है मिसाइलें उस तरह से खरीदी गई। तो ऐसा नहीं है कि वो सब तमाम लिया गया, इक्विप किया गया है, लेकिन चूंकि हम उस तरह से पूरे डिफेंस पे से ज्यादा महत्व जो है एजुकेशन को दिया जाता था, हेल्थ सेक्टर को दिया जाता था, तो इसलिए डिफेंस पे उतना, क्योंकि हम एक पीस लविंग नेशन है और एक चीन से भी हमारे रिश्ते जो है लगातार जो बिजनेस ट्रेड रिश्ते ज्यादा मजबूत है। कुछ जवाब आपके वक्तव्य पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं अनिल गौड़ जी। अनिल गौड़ जी देखिए जी, ऐसा है, ये जो पीयूष जी कह रहे हैं कि यूपीए 1 और 2 ने भी बहुत कुछ किया। सबसे बड़ी बात ये है, आप देखिए इनके दौरान लद्दाख के अंदर एक्सकर्शन जो चीन की हुई, जब इंट्रूजन चीन की हुई डेप्सांग प्लेन के अंदर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया उसके साथ में, चीन के साथ, और कहा जी ठीक है अब आप ये जो है यहाँ पे आगे यहीं तक निकलेंगे।
जब डीसी लद्दाख ने जब इसका मसला उठाया तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमारा बॉर्डर जो है ना, हमने अभी डिमार्केट किया, हमें कोई पता नहीं लगता। और यही चीज इन्होंने कहा, फौज के लिए भी ये धारणा दी कि आप इसके अंदर हथियारों के साथ नहीं लड़ेंगे, आप जो ठीक है जी, आप चीन के साथ जो है मतलब कि हम गुत्था मुत्ती कर लेंगे, हथियारों के साथ नहीं लड़ेंगे। वो रोज आगे आके बढ़ के आ जाता है। यही जो एक्साइज चीन की बात कर रहे हैं, ये एक्साइज चीन किसने दिया उस चीन को? ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि भाई आपको क्या चाहिए वहां पे, वहां तो घास, एक पत्ता घास का नहीं उगता। तो उनको जवाब दिया एक पार्लियामेंट्री में, उन्होंने ही कहा, कहते जी मेरे सिर पे बाल नहीं है तो इसका मतलब क्या मैं सिर कटवा दूं? तो ये तो धारणा थी उनकी, और यही धारणा आगे चलती गई। आप कहते हैं उन्होंने बहुत कुछ किया। एक टाइम था जब ये मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट जो सचिन ग्लेशियर से भी विड्रॉ करने को तैयार थी, अगर फौज उसके अंदर कदम नहीं रखती, फौज उसको अपोज नहीं करती, आज सचिन ग्लेशियर जो है वो भी जो चला गया होता आपके हाथ से। बिल्कुल। ये जो धारणा है, ये जो धारणा कहते हैं ना, धारणा की जो आज ये बीजेपी ने बहुत कुछ ये करना शुरू कर दिया। मैं ना बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ। मैं सीधी बात ये है कि फैक्ट जो है, फैक्ट ये है कि आप देश को मजबूत करने की बजाय आपने देश को कमजोर किया। ये फैक्ट है। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे और जब उसके अंदर जाएंगे, हर एक के लिए सामने आ जाते, तथ्य सामने आते। हिस्ट्री कभी झूठ नहीं बोलती। तो उसके अंदर आप देखिए, आपने जो है अपनी सैन्य शक्ति जो है उसके अंदर नहीं की, आपने बॉर्डर रोड देखिए, आपका डिफेंस मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट है उसका पार्लियामेंट में, वो कहता है जी बेस्ट डिफेंस जो ये है, हम बॉर्डर रोड ही ना बनाए अपनी, ताकि चीन अगर कभी घुसपैठ करे उसको सड़कें नहीं मिले आने के लिए अंदर। अरे भाई, चीन को सड़कें नहीं मिले, आपकी फौज कैसे पहुंचेगी वहां? ये नहीं सोचा आपने? आप देखिए 75 साल हो गए हैं, आपका लद्दाख रीजन जो है अभी भी 6 महीने जो है वो कट ऑफ रहता है सारे मुल्क से। आज जाके जोजिला का टेंडर हुआ है और वो 3 साल में 4 साल में बनने को जा रहा है। तो ये कहाँ की बात है? किसने, ये कौन इसका जवाबदार रहेगा? आपकी बॉर्डर रोड जो है, आप देखिए सैला पास का जो टनल बन गया है, वो क्यों बना है? इसीलिए बना है ताकि आपकी फौज वहां पे जा सके। और अपनी जब तक आपकी फौज ही नहीं जा सकेगी वहां पे, चीन ने पूरे आपके बॉर्डर तक मेटल रोड्स बना दी हैं और रेलवे लाइन ले कर रहा है। आपको पता है एक रेलवे लाइन और एक रोड बनाने में कितना टाइम लगता है? तो उसके ऊपर तो 10 साल तो आप सोते ही रहे आराम से कि आपके, और 10 साल से पहले भी सोते रहे। एक टेन्योर आया था एनडीए का, तो उसके बीच में ठीक है, उसके बाद फिर पहले भी सोते रहे आप उसके अंदर। तो ये कहना कि जी बहुत कुछ किया उन्होंने, मैं नहीं मानता इसको। बिल्कुल। आपको 71 की लड़ाई जब हमने की, देखिए 93,000 हमारे पास प्रिजनर्स थे, ना हमने कश्मीर का मसला सॉल्व किया, ना हमने अपने प्रिजनर ऑफ वॉर जो हमारे अभी तक मिसिंग हैं, जो सोल्जर्स जो उनके जेल्स में सड़ रहे हैं, ना हम उनको 53 को ला सके वापस। और हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो ये बात है। अब ये और कुछ नहीं, बात ये होती है कि आप किस हिसाब से देश को आगे ले जाना चाहते हैं, किस हिसाब से आप अपने आप को सोचते हैं कि हम देश के लिए सोच रहे हैं, ये सबको दिखता है। ठीक है। आज अगर बीजेपी की सरकार है, वो जो कहते हैं कि जी अगर मेरे को आप बताइए, चाणक्य नीति जो है वो सारी दुनिया में मानी जाती है कि जी हाँ, चाणक्य एक बड़े सोच के विचार के थे, और अगर वही नीति अगर कहीं आपको मिलिट्री हिस्ट्री या मिलिट्री उसके अंदर पढ़ाई जाती है तो उसमें क्या गलती है बताइए मेरे को? क्या आप एक फौजी अफसर को ये नहीं पता होना चाहिए कि भाई किस हिसाब से ये चीज चलती है, या क्या हमें सिर्फ वेस्टर्न वे से ही चलना चाहिए? तो ये हमें अपनी चीज देखनी है ना। बिल्कुल। तो हम अगर क्रिटिसाइज करेंगे, देखिए जी ये जो अच्छी बात है वो नहीं हम देखते। आपके पास इतनी चीजें जो हैं, आज आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर हमारी कंपनी जो है ड्रोन्स की, उसने $20 मिलियन का इंडियन आर्मी से ही कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके बाद रिपीट ऑर्डर लिया, और आज वो दुनिया एक और कंपनी है दूसरी जो इजराइल की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के अंदर ड्रोन्स बना रही है जो वो एक्सपोर्ट करेगी। बिल्कुल। ये तो
हम फिर टर्की के पास जा रहे थे उनके ड्रोन खरीदने के लिए। ठीक है, मैं वो आऊंगा। सारा पैसा वो बचा के वो किसकी, वो तो नीति है मैं ना, आऊंगा अनिल जी आपकी पॉलिसी है। गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी बनाना कि भाई आप यहाँ पे इसको फैसिलिटेट करें। गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि आप उसको बंद करा दें। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास अनिल जी। देखिए योगेश सोनी जी, जो पीयूष पंत जी ने कहा, अनिल गौड़ जी ने कहा, ये भी एक बात है कि यूपीए 1 और 2 में ब्रह्मपुत्र पर चीन के सामने भारत उतना मुखरता से नहीं बोला जितना बोलना चाहिए था। तो बातें सब आती हैं निकल कर। मेरा मानना ये है कि दोनों हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं और अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि इतिहास के झरोकों से हमें समझ के देख के अगर हम सीख ले तो बढ़िया है। देखिए, चूंकि जो इतिहास में जो पिछले कालखंडों में रहा वो सरकार की अपने इच्छा शक्ति का उदाहरण था। आज जो सरकार से आप जिस तरीके की उम्मीद करते हो वैसे ही काम करते हैं। आज सरकार से हम जो उम्मीद करते हैं, जो इन्होंने गाजी बाजी के साथ चीजें कही, अगर ये कोई भी सरकार अगर 100% बोल के 50% भी कर ले तो मेरा मानना है कि वो बहुत बेहतर काम कर रही है। क्योंकि राजनीति में 100% बोल के 2% भी लोग काम नहीं करते। और पिछला इतिहास में क्या रहा तो उसका जो भुगतान है वो सरकार ने अपनी सरकार गवा के भुगता भी है। अगर हम माने इस बात को समझे तो जनता ने जवाब भी दिया। अगर उसकी इच्छा शक्ति पे लोगों को भरोसा नहीं था तो वो जनता ने बता भी दिया। और अगर हम देखें मात्र पूरे देश में जिसका डंका बोलता था वो 2 स्टेट तक सीमित है, वो भी एक सजीव उदाहरण है। और यही कारण है जो स्टेट हारे हुए लग रहे थे इस बार, जो पीछे 5 राज्यों में चुनाव हुए वो जीत गए। तो खैर बहरा एक राजनीति की तरफ चली जाती है। हम चूंकि पत्रकार हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारा ही सोच जाना या बोलना नहीं बनता। हम तो ये कहते हैं कि पिछले कालखंड में क्या हुआ ये अलग बात है। हाल ही में अगर हम अपने टाइम में चीजों को अपडेट कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। ये देखिए कि हमने $76 अरब खर्च किए हैं और सबसे बड़ी बात यह हमने घरेलू हथियार को बढ़ाने में जो जोर दिया है। 2021 में जो कुल बजट 64% घरेलू उद्योग को बनाने हथियार जो हमने खर्च किए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है सरकार की। और सरकार की प्रशंसा की बात इसलिए करें क्योंकि वो अगर किसी चीज को समझ रहे हैं और जो हाल ही की परिस्थितियां हैं, अगर वो ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? भाई सरकार की प्रशंसा आप इसलिए करते हो क्योंकि वो समय के साथ चल रही है, वो परिस्थितियों के साथ चल रही है। मैं आऊंगा आपके पास योगेश जी, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। पीयूष पंत जी, देखिए शायद जो वर्तमान सरकार है उसने अपनी गहन इच्छा शक्ति को जाहिर कर दिया है और इसी से शायद तमाम जो पक्ष हैं, जनता है, तमाम जो संस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हैं और ये चीज़ दिखती है। क्या लगता है, सही बात है या गलत है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए सरकार की मंशा क्या है, उसकी इच्छा शक्ति क्या है, अगर उसका प्रदर्शन वो करती है तो वो निश्चित रूप से प्रभावित करती है। जो उसके मातहत जो संस्थाएं होती हैं वो उसी तरह काम भी करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि सरकार यही है, सरकार गाइड करती है। सरकार का मुखिया जो है वही नीतियों को बनाता है और गाइड करता है कि देश को किस दिशा में जाना है और उसी दिशा में सभी संस्थाओं को चलना होता है। अगर वो सकारात्मक दिशा में चलेगा तो सकारात्मक चलेंगी, नकारात्मक दिशा में चलेगा तो सारी संस्थाएं नकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ती चलेंगी। लेकिन निश्चित रूप से देखिए स्थितियां बदली हैं, ये इसको मानना पड़ेगा। चीन ने जिस तरह से अपनी गतिविधियां बढ़ाई है और इसीलिए जो है ये सरकार भी इसीलिए जो है कदम ताल कर रही है और आत्मनिर्भर होने की बात कर रही है। लेकिन आत्मनिर्भर होना इतना आसान नहीं है। लेकिन अपने को इक्विप करना, खासकर जो बात है जो अभी जो है कि गौड़ साहब कह रहे थे कि जो रोड, कम से कम जो रोड है अपने बॉर्डर एरिया के तक के रोड को जो है आपको वो बनाना है, क्योंकि एक्सेस हो, आपकी सेना का एक्सेस हो वहां तक, ये बहुत जरूरी है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो यूपीए के टाइम में इस पे तवज्जो नहीं दिया गया उस तरीके से। और इक्विपमेंट तो खरीदे गए, सेना को आधुनिकीकरण भी किया गया, उसकी भी किया गया। लेकिन हाँ, जहाँ सेना आप तैयार है कि नहीं, आपके वहाँ बॉर्डर पे जो है क्या स्थितियां हैं वहाँ पे, तो उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया वहाँ पे। ये निश्चित बात है। और वो बात भी सही है कि जैसी सरकार चाहती है, अभी सरकार, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, ये सरकार जो है एक जो राष्ट्रवाद का एक की बात करती है, बढ़ चढ़ के उसको, हर चीज़ को राष्ट्रवाद के उसमें तोलती है और उसका एक अहम हिस्सा है सैन्यकरण। एक बलवान सेना होगी
आप देखिए, इसीलिए आप उनके जो डेली डिस्कोर्स में भी जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है कि आप जैसे कि एक युद्ध में हो, स्थितियों में हो, एक लोग भी आपस में एक युद्ध की, आप टेलीविजन स्टूडियो में देख लीजिए, एक युद्ध की स्थिति बन जाती है। तो ये वही है, एक राष्ट्रवाद का जो एक खाका खींच दिया गया है, एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर दी गई है, जिसमें जो है एक 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 एक, एक जो है भावनाएं हिलोरे लेने लगती हैं। उसका एक सैनिकरण अहम हिस्सा है राष्ट्रवाद का। उसके तहत भी जो है कि ये सरकार जो है लगातार सेना को और मजबूत बनाने की ओर ध्यान दे रही है। भले ही लड़ाई हो ना हो, उसकी जरूरत है या नहीं है, लेकिन ये उस पूरे के पूरे सरकार की सोच का एक अहम हिस्सा है कि सेना मजबूत होनी चाहिए, सेना पे खर्च होना चाहिए, हम एक शक्तिशाली देश होने चाहिए। भले ही आप शक्तिशाली होकर, रूस ने भी आप देख लीजिए क्या कर लिया यूक्रेन में, कहाँ रूस और कहाँ यूक्रेन, लेकिन वो इस कर नहीं पाया। वो रूस का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ, उसके 4 जनरल मारे गए वहां पे। तो लेकिन ये है, जब ये वो उसके अंदर भी वही है, विस्तारवाद की इच्छा पैदा हो गई है कि मुझे जो है कि पूरा का पूरा इलाका जो सोवियत यूनियन का पहला था उसे अपने हिस्से में लाना है, कोई मेरे इच्छा के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो ये जो विस्तारवाद की भावना पैदा होती है, उससे राष्ट्रवाद पैदा होता है, राष्ट्रवाद के तहत सैन्यवाद पैदा होता है, और उससे हम जो है जरूरत न होने पे भी अपनी सेना को एक सैनिकरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे देश को जरूरत है, निश्चित रूप से हमारी सेना को जरूरत है, क्योंकि आपको जो पाकिस्तान एक तरफ है, एक तरफ चीन है, और हालिया वर्षों में चीन ने थोड़ा अपने जो है इस तरह के डिजाइन किए हैं कि वो आपकी भूमि पर जो है कब्जा करने की जो है नियत दिखाता रहता है, और कर भी लिया है उसने, इनफैक्ट करा भी है उसने। तो इसलिए जरूरी है कि कम से कम चीन के बॉर्डर तक तो हम इस तरह का बनाएं, सड़कें बनाएं, इक्विपमेंट इस तरह के हो हमारे पास, जिससे कि हमारी सेना को कोई दिक्कत ना होने पाए। ये जरूरी है, जो स्थितियों के हिसाब से होता है। पहले के समय स्थितियां ऐसी नहीं थी जहां आपको इतनी जरूरत पड़ती सेना को इक्विप करने की या इस तरह के आपको तैयारी करने की। लेकिन अभी आप दो तरफा, आपके दो पड़ोसी हैं जो लगातार आप जिन पे खतरा बना हुआ है, इसलिए जो है जरूरी है। और मुझे लगता है कि सरकार ये इसी तरह की करती है, और इसीलिए जो है आप देखिए आत्मनिर्भर होने की बात भी कही जा रही है कि इस देश में ही जो है इस तरह के सेना के जो हथियार हैं उनका निर्माण किया जाए यहाँ पे। तो ये मुझे लगता है कि ठीक है, वर्तमान समय में जो जरूरत है उसके हिसाब से सरकार चल रही है। और जो आपने कहा कि सरकार की जो इच्छा शक्ति होती है उसी हिसाब से निश्चित रूप से जो बाकी संस्थाएं होती है उन्हें काम करना ही पड़ता है, वो चाहे न चाहे उन्हें काम करना ही पड़ता है। बिल्कुल। अनिल गौड़ जी, देखिए वर्तमान सरकार ने कहीं ना कहीं ये आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से साबित कर दिया है कि ये जो दौर था धुर वैश्वीकरण का, इसमें साबित कर दिया है कि देखिए धुर राष्ट्रवाद है यहाँ तो, और इसी में जीना है और इसी के साथ आगे बढ़ना है, ये बताने में कामयाब रही है सरकार। और लोगों ने इसे आत्मसात भी किया है। जिस तरह वोट पड़ रहा है तमाम मजबूरियों में, आंतरिक मजबूरियाँ देखें तो बहुत सारे हालात ऐसे हैं, लेकिन फिर भी वोट पड़ रहा है। चंद्रशेखर जी, ऐसा है, देखिए लोग सारे जानते हैं एक चीज को कि अगर आप सैन्य शक्ति के साथ अपने आप को नहीं बचा सकते तो आप जो है आराम से जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पीते हैं और आराम से सोते हैं और टीवी देखते हैं, वो नहीं कर सकेंगे। ये उनको पता लग गया है, क्योंकि इतनी देर उन्होंने देख लिया है कि आप ये एक ढंढोरा पीटते रहे कि हम तो शांति चाहते हैं, पर जो लोग हैं जो आपके साथ, जो चीन है, पाकिस्तान है, वो इससे नहीं उनको फर्क पड़ता। आप देख लीजिए, भूटान देख लीजिए, भूटान जैसी जगह है जिसके पास ना अपनी फौज है ना कुछ है, उसका एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। चीन वहां पे भी अपनी जो विस्तार नीति है वहां कर रहा है। तो ये जो बात है, अब ये सारे जो हमारे मुल्क के अंदर लोगों को एक चीज समझ आ गई है कि देखिए हमें अपने आप को सक्षम बनाना है, अपने आप को जो है फौज को, हमारी फौज जो है उसको हमें सक्षम बनाना है ताकि वो इन दोनों के साथ निपट सके। और यही बात है। देखिए इसका तरीका एक दो तीन चीजों के, देखिए अभी आप ले लीजिए 90 के दशक से कश्मीर के अंदर कितना आतंकवाद चल रहा था, इसी हिसाब से आप ले लीजिए ये जो अपना नक्सलाइट प्रॉब्लम चल रही है, ये अभी तक चल रही है। क्यों चल रही है? तो इसी हिसाब से जो असम के साइड पे है, जो उधर की जो प्रॉब्लम चल रही है, ये जो इन्फिल्ट्रेशन के साथ में जो
आपके जो एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि आप उसको जो उसकी जो कहते हैं तह तक नहीं जा सके जी। हमने अभी ये इस सरकार ने 2-3 चीजें ऐसी की जो एक चीज जो कभी किसी को उम्मीद नहीं थी और पाकिस्तान को कम से कम उम्मीद ही नहीं थी कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक होंगे, ये इस हिसाब से एयर स्ट्राइक होगा, इस हिसाब से चीजें होगी, तो ये उनको उम्मीद ही नहीं थी। और उसी हिसाब से चीन को उम्मीद नहीं थी कि जब हम जो कैलाश रेंज है उसके ऊपर हमने अपने सैनिक बिठा दिए तो चीन सारा हक्का बक्का रह गया। तो ये एक जो सोच है, देखिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप अगले को ये ना बताएं कि देखिए हम इसमें सक्षम हैं। इसलिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद ये होता है कि हम अपने जो देश के लिए जो है हमारी जो एक निष्ठा है, हमारी जो एक दृढ़ संकल्प है हमारा कि हमारा देश है, हम उसके लिए प्रोटेक्शन और उसके लिए सारी चीजें करेंगे, वो राष्ट्रवाद होता है। बिल्कुल। इसको देखते हुए अब ये आप कहें कि गवर्नमेंट इसको करी नहीं, गवर्नमेंट ने एक चीज देखी है, ये जो अभी की गवर्नमेंट जो चल रही है एनडीए की, इसने ये चीज की है, देखी है कि देखिए जब तक आप अपनी फौज को उसके हिसाब से सक्षम नहीं बनाएंगे तब तक ये जो प्रॉब्लम है कश्मीर की और ये जो अपना पाकिस्तान के उधर से और चीन के उधर से चलती रहेगी। जैसे आप सक्षम अपने आप को रखेंगे, आप देखिए अब सीज़फायर डिक्लेयर हो गया है पाकिस्तान के साथ, साल हो गया उसको जी। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसके एक पॉलिसी बनाई कि अगर पाकिस्तान आपकी एक जो है पोस्ट को अटैक करता है आप उसके ऊपर फुल फोर्स के साथ अटैक करेंगे, और साथ में आपने सर्जिकल स्ट्राइक किए, तो पाकिस्तान को यह पता लग गया कि भैया ये तो बहुत मुश्किल वाले काम है कि अगर हमने इनको थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाए ये हमको 10 गुना नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा जी सीज़फायर कर लेते हैं। बिल्कुल, ऐसे इतने सालों से सीज़फायर नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, कहीं इच्छा शक्ति ही थी कि उन्होंने बता दिया कि भैया अब तो ये अगर एक आप मारोगे ये 10 मारेंगे, और कहीं ना कहीं ये किया है थोड़ा बहुत, और वो लग रहा है। बहरहाल समय समाप्त हो रहा है। योगेश जी, अनिल गौड़ जी, पीयूष पंत जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। इन रिपोर्टों से कहीं ना कहीं दुनिया को पता लगता है कि भारत शांति के साथ ताकत में भी विश्वास रखता है, और ताकत के विश्वास को ही शायद दुनिया मानती है, इसलिए वर्तमान में ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।